हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB PRT 30 मार्च 2022 को सेकेंड शिफ्ट के मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो पाई चार्ट और बार ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं उसमें पाई चार्ट और बार ग्राफ जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है, जिस वजह से सिर्फ क्वेश्चन है और उसमें हम लोगों को जो फिगर है वो नहीं प्रिंट हो पाया है, इसलिए उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर स्किप कर दिया है। बाकी जितने भी क्वेश्चन सही से प्रिंट थे उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रविंद्र और नुसरत ने मिलकर 8400 और 6500 रुपये के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। तो एक साइड हम लोग लिख लेते हैं रविंद्र और एक साइड हम लोग लिख लेते हैं नुसरत। सेम ऐसा क्वेश्चन एक बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें कह रहा है रविंद्र और नुसरत ने मिलकर 8400, तो रविंद्र का 8400 और नुसरत का 6500 के निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद रविंद्र और नुसरत ने अपने निवेश में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की। यानी ये जो धन है ये 6 महीने के लिए लगा रहा और इसका भी धन जो है वो 6 महीने के लिए लगा रहा। तो 6 महीने बाद इसने क्या किया, जो 8400 इसने लगाया था उसमें 10% की वृद्धि की। यानी अब उसका जो नया धन हो गया वो इसका ये हो गया 840 गुणे 110। और ये कितने महीने के लिए लगा, ये भी 6 महीने के लिए लगा, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी जो भी लाभ होता है वो पूरे वर्ष में काउंट होता है। तो ये 6 महीने के लिए लग चुका है, तो बच्चे कितने 6 महीने बचे, तो ये 6 महीने के लिए लगा। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इधर 6500 इसने 20% की वृद्धि की, तो 20% इसका 120% कर देंगे। तो ये हम लोगों को आ जाएगा 650 गुणे 12। तो इसका भी ये जो धन है ये भी कितने महीने के लिए लगा, ये भी 6 महीने के लिए लगा। तो हम लोगों ने देखा ये जो 6 महीने के लिए 8400 गुणे 6 लगा और इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा हम लोगों का 9240 गुणे 6 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7800 गुणे 6। तो टोटल कितना धन लगा, अगर हम इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें और इसको जोड़ दें तो हमें दोनों के टोटल धन पता चल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ के लिख देते हैं 8400 प्लस 6 प्लस 8400 गुणे 6 प्लस 9240 गुणे 6। ये रविंद्र के द्वारा लगा। नुसरत के द्वारा कितना लगा, 6500 गुणे 6 प्लस 7800 गुणे 6। ये नुसरत के द्वारा लगाया गया धन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनमें से हम लोगों को दिख रहा है कि ये आगे कह रहा है कि व्यापार में कुल लाभ 6388 है। तो हम लोगों ने बात की थी जब भी लाभ या कुछ भी निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अनुपात लगा देते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यानी 6 कॉमन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 8400 प्लस 9240 अनुपात, यहाँ से 6 कॉमन मिल जाएगा तो ये हो जाएगा 6500 प्लस 7800। अब दोनों साइड 6 है तो 6 से 6 कट जाएगा और इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये आ जाएगा हम लोगों का 17640 और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14300। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 882। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 715। तो जो हम लोगों का अनुपात आया वो आया 882 अनुपात 715। तो सबसे पहला काम होता है हम लोग अनुपात निकालते हैं। जब भी हमको किसी का भी कुछ भी निकालना हो लाभ तो हम लोग सबसे पहले अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, रविंद्र का जो धन था वो 8400 रुपये उसने लगाया था 6 महीने के लिए पहले, तो 8400 गुणे 6 कर दिया। नुसरत ने 6500 लगाया था 6 महीने के लिए, तो 6500 गुणे 6 कर दिया। फिर 8400 में उसने 10% की वृद्धि की, तो हम लोगों ने 10% की वृद्धि करके 110/100 से गुणा कर दिया। और ये जो धन आया 840 गुणे 110 ये भी 6 महीने के लिए लगा रहा। और इसी तरीके से हम लोगों ने 6500 में 120/100 कर दिया, 20% की वृद्धि। तो ये जो हम लोगों का धन आया 650 गुणे 12 ये भी 6 महीने के लिए लगा रहा। तो रविंद्र का कुल आया हम लोगों का यहाँ से 9240 आया 6 महीने के लिए और नुसरत का 7800 आया 6 महीने के लिए। फिर टोटल हम लोग 1 साल के हिसाब से काउंट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इस धन को और इस धन को जोड़ दिया तो 8400 गुणे 6 प्लस 9240 गुणे 6 हो गया। 6 कॉमन मिल रहा था तो 8400 प्लस 9240 हो गया, ये 17640 हो गया। और इधर से हम लोगों ने 6500 गुणे 6 प्लस 7800 गुणे 6 करके टोटल धन निकाल लिया साल भर का। यहाँ से 6 कॉमन मिल गया तो ये हम लोगों का आ गया 17640 अनुपात 14300। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड किया तो ये 882 हो गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 715 हो गया। तो जो हम लोगों का अनुपात आया है ये 882 अनुपात 715 आया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
कि व्यापार में कुल लाभ 6,388 है। तो जो हम लोगों ने अभी अनुपात निकाला वो 882 अनुपात 715 निकाला। अब कह रहा है कुल लाभ जो है 6,388 है, यानी 882 इसका और इसका, इन दोनों को अगर मिलाया जाएगा तो टोटल लाभ कितना आ जाएगा 6,388। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो ये जोड़ने पे ये हो जाएगा 1597 बराबर 6388। फिर अगर 1597 की इतनी वैल्यू है तो एक की हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं हमेशा की तरह 6,388 बटे 1597। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार में जाएगा तो एक की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। तो अब हम लोग दोनों का धन निकाल सकते हैं, रविंद्र का भी निकाल सकते हैं और नुसरत का भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे रविंद्र का पूछा गया था, तो रविंद्र का कितना अनुपात था 882 था, और अगर एक की वैल्यू हमारी 4 आई है तो 882 की वैल्यू कितनी होगी, तो 882 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 35, 3528 रुपये जो है ये रविंद्र के लाभ का हिस्सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहला काम हम लोग ऑप्शन जो अनुपात है उसको निकालने का करते हैं। अनुपात जब हम लोगों ने निकाल लिया तो टोटल लाभ दिया था, तो दोनों के अनुपात को जोड़ दिया और टोटल लाभ के बराबर कर दिया। तो हम लोगों का आ गया 1597 बराबर 6,388। तो हम लोगों ने एक की वैल्यू निकाल ली, 4 आ गई। जब एक की वैल्यू 4 पता चल गई तो अब हम लोगों को अनुपात पता थे 882 और 715, तो हम लोग रविंद्र और नुसरत दोनों का हिस्सा निकाल सकते थे। रविंद्र का क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 1 बराबर 4 है तो 882 कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 3528 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को पाई चार्ट का क्वेश्चन था, उसमें फिगर नहीं दिया गया था इसलिए उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 3 संख्या 3, 4, 9 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समावर्तक 1800 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं जो संख्याएं हैं वो हमारी 3x है, 4x है और 9x है, ये हमारी संख्याएं हो गई। और इनका जो एलसीएम दे रखा है वो हमारा दे रखा है 1800 रुपये, 1800। तो अब हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। अगर हम इसका और तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लें तो हम 1800 के बराबर एलसीएम रख दें तो हम लोग जो है संख्या निकाल सकते हैं। तो 3x, 4x और 9x का एलसीएम कितना आएगा, तो जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख लेते हैं और 3, 4, 9 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3, 4, 9 तीनों जो है हम लोगों की यहाँ पे एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। 3, 4, 9, तो 3 से डिवाइड किया 1, 4, 3, फिर 3 से किया तो 1, 4, फिर 4 से किया तो 1, 1, यानी हम लोगों का जो एलसीएम आ गया 3 3 9 चौक 36। तो एलसीएम हम लोगों का बन गया x गुणे 36। अब x गुणे 36 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, 1800 दे रखी है, क्योंकि ये भी हमारा एलसीएम है और ये भी एलसीएम है। तो x गुणे 36 बराबर हम लोग 1800 कर देंगे, तो x बराबर 1800 बटे 36 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हम लोगों की आ जाएगी 50। अब हम लोगों से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था तो अब हम लोग सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। 3x था तो 3 गुणे 50, 150 पहली संख्या हो गई। अगली संख्या 4x था तो 4 गुणे 50, 200 हो गई हमारी अगली संख्या। और अगली संख्या हमारी थी 9x, तो 9 गुणे 50 यानी 450 हो गई हमारी अगली संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी तो सबसे बड़ी हमारी आई है 450। तो हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने मान ली संख्या 3x, 4x और 9x है और लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम हम लोगों को 1800 दिया गया था। तो 3x, 4x और 9x का एलसीएम निकाला और जो हम लोगों को एलसीएम दिया था उसके बराबर रख दिया। तो x कॉमन था इसलिए x को बाहर कर लिया, 3, 4, 9 का एलसीएम लिया तो 36 आ गया। तो x इंटू 36 बराबर 1800। तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 50। जब x की वैल्यू 50 पता चल गई तो 3, 4, 9, 3x, 4x, 9x थी हम लोगों की संख्याएं। तो हर जगह 50 की वैल्यू रख के हम लोगों ने सबसे बड़ी संख्या निकाल ली जो हमारी आ गई 450, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि राम की आय में क्रमशः 30% की वृद्धि होती है और 20% की वृद्धि होती है, उसकी आय में प्रभावी प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो हमने बताया था आप x मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन ईजिली अगर आप लगाना चाहें तो 100 माने। तो सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया राम की जो आय थी वो हमने मान लिया 100 थी। अब कह रहा है राम की आय में 30% की वृद्धि होती है, तो 100 में 30 की वृद्धि होती है तो 100 + 30 बटे 100। तो हमारी जो राशि आ गई राम की वो 130 आ गई। अब जब 130 है उसके बाद कितनी वृद्धि होती है, 20% की फिर से वृद्धि होती है, तो 100 + 20 बटे 100। 0 से 0 दोनों कैंसिल हो गए, 13 और 12 की गुणा करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 156। तो पहले हमारी थी 100, अब हमारी हो गई 156। कितनी वृद्धि हुई हम लोग देख रहे हैं, 56 की वृद्धि हुई। किससे हुई, 100 से हुई, गुणे 100
तो हमारा आ गया 56%, जो कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो जो प्रभावी परिवर्तन है वो 56% हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने राम की आय मान ली 100, तो 30% की वृद्धि हो रही है, तो 100 में 30 ऐड किया अपॉन 100% को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया, तो 100 गुणे 130 बटे 100, तो हमारी आ गई 130। अब 20% की फिर वृद्धि हो रही है, तो 130 गुणे 120 बटे 100, तो हमारा आ गया 156। अब पहले थी 100, अब हो गई 156, यानी कितने की वृद्धि हुई? 56 की वृद्धि हुई। 56 की वृद्धि हुई तो हम लोगों ने 56 लिख दिया। अब किससे वृद्धि हुई? पहले हमारा क्या मूल्य था? 100 था, तो 100 से बढ़ के 156 हुआ, तो पुराना मूल्य 100 गुणे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 56% हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमको एक आयताकार बक्से का विमा 3.2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.2 मीटर है। आयताकार बक्से के अंदर 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाभ बक्से रखे जा सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है हमारा सेंटीमीटर में है और ये हमारा मीटर में है। सबसे पहले हम लोगों को जो विमा है, जो हम लोगों के यूनिट्स हैं, उनको हम लोगों को सेम करना होगा। तो आयताकार बक्से की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। लंबाई जो है हम लोगों की 3.2 मीटर है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 100 सेंटीमीटर या 320 सेंटीमीटर, क्योंकि 3.2 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो जाएगा। चौड़ाई हम लोगों की 2 है, 2 मीटर, इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 गुणे 100 हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ऊंचाई हम लोगों की 1.2 मीटर है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 1.2 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का 120 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये हमारी तीनों सेंटीमीटर में हो गई, ये भी सेंटीमीटर में है, तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें लिखा कितने घनाभ बक्से रखे जा सकते हैं। तो हमने जब बताया था, जब भी आप लोगों से संख्या पूछी जाएगी तो बड़ी जो आकार है, बड़े आकार की जो वस्तु है उसका आयतन बटे छोटे आकार की वस्तु का आयतन निकाल के दोनों को भाग कर देंगे, तो हमारे जो संख्या जिसकी भी पूछी जा रही है वो हम लोगों को पता चल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर संख्या पूछी गई है, घनाभ बक्से कितने घनाभ बक्से रखे जा सकते हैं या घनाभ बक्सों की संख्या पूछी गई है, तो सबसे पहले हम लोग जो आयताकार बक्सा है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की गुणा करके आयतन निकालेंगे, क्योंकि आयतन का जो फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बटे नीचे क्या कह रहा है 40 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो इसका जो आयतन निकालेंगे 40 इंटू 40 इंटू 40, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और 40 सेंटीमीटर सबके बराबर है, इसलिए 40 इंटू 40 इंटू 40 डिवाइड किया तो ये 3 बार में गया, ये 5 बार में गया और ये 8 बार में गया। तो हम लोगों का आ गया 8 गुणे 5 गुणे 3, 8 पंचे 40 दिया 120। तो हम लोगों का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम लोगों ने सेंटीमीटर में चेंज किया। संख्या पूछ रहा था तो हम लोगों ने आयताकार बक्से का आयतन निकाला, बटे जो आयताकार बक्से के अंदर 40 सेंटीमीटर भुजा वाला घनाभ रखा जा रहा था उसका आयतन निकाला और दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हम लोगों की संख्या आ गई 120। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है पाइप ए एक टंकी को 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है और पाइप बी अकेले एक टंकी को 10 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने मान लिया ए जो है वो x घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम लोगों ने मान लिया ए x घंटे में भर सकता है। तो हमने बताया था जो भी पाइप टंकी के सवाल होंगे और जो भी कार्य समय के सवाल होंगे सेम एक जैसे लगते हैं। तो अगर पाइप ए x घंटे में भरता है तो 1/x हो जाएगा, पाइप बी 10 घंटे में भरता है तो 1/10 हो जाएगा, और दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने में भर जाती है? 6 में भर जाती है, तो 1/6 हो जाएगा। तो 1/x बराबर 1/6 माइनस 1/10। एलसीएम ले लेंगे हम लोगों का, एलसीएम आ जाएगा 30, 6 पंचे 30, 10 तिया 30, तो 2/30 हो जाएगा 1/x बराबर। तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1/15। अगर 1/x बराबर 1/15 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बराबर हम लोग निकाल लेंगे 15। तो जो a है ये 15 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। जो उसके भरने की दर है वो 20 लीटर प्रति मिनट है और ये 15 घंटे में पूरी टंकी भर सकता है। अगर हम लोग इसको मिनट में चेंज कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को मिनट में दिया गया है, तो x बराबर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 15 घंटे में 15 गुणे 60 हो जाएगा, 900 मिनट हो जाएंगे। अगर a जो है 900 मिनट में पूरी टंकी भर सकता है और 1 मिनट में 20 लीटर पानी भरता है, तो पूरी टंकी कितने में, पूरी टंकी की क्या क्षमता होगी?
तो क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो 1 मिनट में भर रहा है यानी 20 लीटर प्रति मिनट भर रहा है, और पूरे जितना भी टाइम ले रहा है उन दोनों की मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा टंकी की क्षमता 18,000 लीटर। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि 1 मिनट में वो 20 लीटर भरता है, तो 900 मिनट में कितना भरेगा? तो 900 गुणे 20 यानी 18,000 लीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया ए जो है x घंटे में टंकी भरता है, और b का हमें दिया था 10 घंटे में भरता है, और पूरी टंकी 6 घंटे में भर जाती है। तो 1/x प्लस 1/10 बराबर 1/6 हो गया। 1/x बराबर हम लोगों का 1/15 आ गया, तो x बराबर 15 घंटे आ गया। अब ये घंटे में है, इसको मिनट में हम लोगों ने बदल लिया। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 घंटे में 900 मिनट हो जाएंगे। अब अगर 1 मिनट में 20 लीटर पानी आता है तो 900 मिनट में कितना आएगा? 18,000 लीटर पानी आएगा, यानी जो पूरी टंकी की क्षमता आ जाएगी वो हमारी 18,000 लीटर आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम लोगों को तालिका नहीं दी गई है, ग्राफ नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक आदमी ए से बी तक जाता है, तो हमने मान लिया है ये एक बिंदु ए है और ये एक बिंदु बी है। अब कह रहा है ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक आ जाता है। ए से बी तक उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा करने में लिया गया कुल समय इतना था, तो ए से बी की दूरी ज्ञात करें। तो हमने मान लिया जो ए से बी की दूरी है वो डी है, डी किलोमीटर हमने मान लिया। अब कह रहा है ए से बी तक जाता है, फिर बी से ए से बी तक उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो हम लोग समय निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल से, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हम लोगों को दी थी डी और चाल हम लोगों को दी थी 8, और समय हम लोगों ने मान लिया t1। इसी तरीके से जब वो वापस आता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है, तो समय हमने मान लिया t2 लगता है, दूरी हम लोगों की बराबर रहेगी और चाल उसकी हो जाती है 20। अब t1 हम लोगों को पता चल गया, t2 पता चल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कुल समय 63/8 घंटे लगा, यानी t1 प्लस t2 की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 63/8। तो 63/8 हम लोगों को जब वैल्यू दे रखी है तो हम लोग यहाँ t1 की वैल्यू पुट कर देंगे d/8, t2 की d/20 बराबर 63/8। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा 40, तो 5d प्लस 2d, यहाँ पे 20 दूनी 40, 2d बराबर 63/8। अब 8 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, ऊपर ऐड कर देंगे तो 7d/5 = 63। अब 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 बार में जाएगा, d बराबर 9 गुणे 5, तो d बराबर हमारा आ गया 45 किलोमीटर, जो कि हम लोगों ने दूरी मानी थी, तो दूरी हम लोगों की आ गई 45 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट आंसर हो गया। सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी हम लोगों ने मान ली d है, फिर समय बराबर दूरी बटे चाल लगाया, समय को हमने t1 मान लिया, दूरी हमारी d हमने मानी थी और चाल जो थी वो 8 थी जाने पर। ऐसे ही हम लोगों ने वापस आने पर निकाल ली, तो समय हम लोगों ने t2 मान लिया, दूरी हमारी d रही और चाल हमारी 20 हो गई। t1 प्लस t2 बराबर 63/8 हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है कुल समय जाने और आने का, तो हम लोगों ने t1 की वैल्यू रख दी d/8, t2 की वैल्यू रख दी d/20। एलसीएम ले लिया 40, 8 पंचे 40, 5d हो गया, ये 2d हो गया, इनको ऐड कर दिया 7d हो गया, और 8 से 40 कैंसिल हो गया, 5 हो गया, तो 7d/5 = 63। 7 से 63 को डिवाइड किया 9 हो गया, तो d बराबर 9 गुणे 5 यानी d बराबर 45 किलोमीटर हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 2460 रुपए की राशि के लिए 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, समान अवधि के लिए 2229 रुपए के लिए साधारण ब्याज से 68 रुपए अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो हमने बताया था जब भी आप लोगों से अधिक या कम की बात करेगा, यानी कि दोनों का अंतर दे रखा होगा, तो जो 2460 से ब्याज आएगा और 2290 से जो ब्याज आएगा, दोनों का अंतर जो है वो 68 रुपए है। तो यहाँ पे कह रहा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है हम लोग बात कर चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है मूलधन, जो कि हमारा 2460 है, गुणे दर हम लोगों को दी नहीं है, दर हम लोग r लिख देते हैं, और समय हमें 2 वर्ष दिया है बटे 100। आगे इसी तरीके से दूसरी जो कंडीशन दी गई है कि समान अवधि के लिए, यानी जो समय रहेगा हमारा समान रहेगा और जो राशि है वो 2290 है, गुणे दर हम लोगों को वही सेम, समय हम लोगों का सेम 2 रहेगा बटे 100। अब कह रहे हैं साधारण ब्याज से 68 रुपये अधिक है, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो 6800 है, तो हम लोग लिख देते हैं 2460 गुणे r गुणे 2 बटे 100 माइनस 2290 गुणे r गुणे 2 बटे 100, और
जो अंतर है वो 68 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोगों का बन जाएगा 2460 गुणे 2r माइनस 2290 गुणे 2r बराबर 6800, क्योंकि 100 हमारा एलसीएम दोनों तरफ बराबर था, हम लोगों ने इधर भेज दिया। अब यहाँ से हम लोगों को कॉमन मिल जाएगा 2r, तो ये बचा 2460 माइनस 2290 बराबर 6800। अब 2 से इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 3400, और यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये 0 में से 0 गया 0, 16 में से 9 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो r गुणे 170 बराबर 3400 आ गया। तो r बराबर हम लोगों का हो गया 3400 बटे 170, तो 0 से 0 कैंसिल, 17 दूनी 34 यानी 20, r बराबर 20% हम लोगों का आंसर हो गया। जो हम लोगों से दर पूछी गई थी वो 20% हो गई, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज का फार्मूला लगाया 2460 गुणे समय हम लोगों को दिया था 2 वर्ष और दर दी नहीं थी, तो दर को हम लोगों ने r मान लिया, तो 2460 गुणे r गुणे 2/100 हो गया। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन में हम लोगों को समय बराबर दे रखा था, दर बराबर थी, तो 2290 गुणे r गुणे 2/100 से निकाल लिया। अब कह रहा है साधारण ब्याज से 80 रुपये अधिक है, यानी जो अंतर है वो 68 रुपये है, तो इन दोनों का अंतर हम लोगों ने 68 के बराबर कर दिया। कैलकुलेशन कर ली तो r बराबर 3400 बटे 170 आ गया, यानी r की जो वैल्यू हो गई 20% हो गई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है दूध की एक निश्चित मात्रा के साथ 80 लीटर पानी मिश्रित किया गया। आगे कह रहा है कि ताकि मिश्रण की लागत 40 रुपये प्रति लीटर हो, यदि शुद्ध दूध की लागत 60 रुपये प्रति लीटर है तो मिश्रण की दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग मान लें मिश्रण में दूध की मात्रा x थी, तो जो शुद्ध लागत थी वो कितनी थी, x इंटू 60, तो लागत 60x थी। अब कह रहा है कि इसमें पानी मिला दिया जाता है, तो 80 लीटर पानी मिश्रित किया गया, दूध हमारा था x, तो अब हमारा मिश्रण क्या हो गया 80 + x हो गया। अब इसको कितने में बेचा जा रहा है, 40 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 40 कर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 70x और 40 और 80 + x का, वो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये हमारा जो है शुद्ध दूध के साथ पानी मिलाया जा रहा है, तब 40 में बेचा जा रहा है और शुद्ध दूध की कीमत 60x है, तो जो टोटल हम लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो बराबर रहेगा। तो 70x बराबर 80 + x इंटू 40 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 इंटू 40 प्लस 40x और इधर हो जाएगा 60x, तो ये हो जाएगा 60x माइनस 40x बराबर 3200, तो ये हम लोगों को माइनस करेंगे तो 20x बराबर 3200, तो x बराबर आ जाएगा 3200 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 160 आ गया, तो x बराबर 160 लीटर हम लोगों का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि मिश्रण में दूध की मात्रा x थी और जो शुद्ध दूध था वो 60 रुपये में था, तो 60x हो गई। और इसी तरीके से जब 80 लीटर पानी मिश्रित किया जाता है तो अब हमारी जो मिश्रण की मात्रा हो गई 80 + x हो गई। अब ये 40 में बेचा जा रहा है तो 40 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल करने पर हम लोगों को पता चल गया x बराबर 160 लीटर, यानी कि जो मिश्रण में दूध की मात्रा है वो 160 लीटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक घनाभ बक्से की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई 18, 12 और 16 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब भी हम लोगों से घनाभ का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हम लोगों का फार्मूला होता है घनाभ के क्षेत्रफल का। और घन का पूछा जाएगा तो घन का होता है 6a², क्योंकि सारी भुजाएं हम लोगों की बराबर होती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का घनाभ का पूछा गया, तो घनाभ का हम लोगों ने फार्मूला लिख दिया, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो हम लोगों को ऊंचाई कितनी दी है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। लंबाई हम लोगों को कितनी दी है, लंबाई दी है 12, चौड़ाई हम लोगों को कितनी दी है 16, प्लस चौड़ाई कितनी दी है हम लोगों को 16, ऊंचाई दी है 18, प्लस ऊंचाई हम लोगों को दी है 18 और लंबाई हम लोगों को कितनी दी गई है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब हम लोग इनकी गुणा कर लेंगे, तो 12 और 16 की अगर गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 216, और इसके अलावा 12 और 16 की हम लोग गुणा करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 192, और 16 और 18 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 288, और 18 और 12 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 216। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 696।
जब गुणा करेंगे 2 गुणे 696 तो हम लोगों को आ जाएगा 1392 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले हम लोगों ने फार्मूला लगाया, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, कैलकुलेशन कर ली, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, लास्ट में हम लोगों का आंसर आ गया 1392 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हम लोगों का ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सुरेश की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु की 2/5 है। आगे कह रहा है कुछ वर्षों बाद सुरेश की आयु उस समय अपने पिता की आयु की 75% हो जाएगी। इस अवधि में पिता की आयु में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने मान लिया जो पिता की आयु है वो 40 वर्ष है। आप चाहें तो x मान सकते हैं। 40 हम लोगों ने इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग 40 वर्ष मानेंगे और ये 2/5 है तो 5 से 40 कैंसिल हो जाएगा और हमारा दशमलव में नहीं आएगा, ना ही भिन्न में आएगा, इसलिए हम लोगों ने 40 वर्ष मान लिया। अब आगे कह रहा है कि पिता की आयु की वर्तमान आयु की 2/5 है, तो सुरेश की आयु कितनी हो जाएगी। पिता की आयु की 2/5 है तो 2/5 कर दिया, तो 5 8 40, 16 वर्ष आ गया। अब हमें पिता की आयु पता चल गई, सुरेश की आयु पता चल गई। अब कह रहा है कि कुछ वर्षों के बाद यानी 40 में हम लोग x जोड़ देंगे और इधर 16 में x जोड़ देंगे। कुछ वर्षों बाद आयु उस समय अपने पिता की आयु की 75% हो जाएगी, यानी इसमें हम लोग 75% कर देंगे, परसेंट का मतलब 75/100 कर देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब डिवाइड कर देते हैं, 25 तिया 75, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 3x बराबर, ये इधर 4 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 16 चौको 64 प्लस 4x। तो अब हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 120 माइनस 64 बराबर 4x माइनस 3x। तो x बराबर हम लोगों को आ जाएगा 120 में से 64 को माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 11 में से 6 गया 56 वर्ष। अब हम लोगों को पता चल गया कि जो कितने वर्षों बाद, 56 वर्ष के बाद। अगर पिता की आयु अभी 40 वर्ष है तो कितना इसमें ऐड होगी जाके, 56 वर्ष ऐड होगी जाके। तो पूछ रहा है इस अवधि में पिता की आयु में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि होगी, 56 वर्ष की वृद्धि होगी। किससे होगी, पहले हमारी कितनी आयु थी, 40 थी, गुणे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 से काटा तो ये 28 हो गया। तो 28 गुणे 5 यानी कि हम लोगों का आ जाएगा 140% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने पिता की आयु मान ली 40 वर्ष, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 5 से ये इजीली कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोगों ने इसको 40 मान लिया। तो सुरेश की हम लोगों को पता चल गई 16 वर्ष। फिर कह रहा कुछ वर्षों बाद, तो 40 में x जोड़ दिया और 16 में x जोड़ दिया है। पिता की आयु की 75% हो जाएगी, तो हम लोगों ने पिता की आयु में 75% करके दोनों को इक्वल कर दिया। 25 से डिवाइड किया, x की वैल्यू निकाल ली 56 वर्ष। तो हम लोगों को पता चल गया 56 वर्ष बाद जो है ये 75% हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछ रहा था इस अवधि में पिता की आयु में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृद्धि जो होगी वो 56 की वृद्धि होगी, चाहे हम लोग पिता की बात करें या सुरेश की बात करें, दोनों में 56 की वृद्धि होगी। किससे होगी, तो पिता की बात करें तो पिता की आयु 40 थी, अब 40 में 56 की वृद्धि हो गई, तो 56 की वृद्धि बटे पुरानी जो आयु है वो 40 है, गुणे 100 परसेंटेज में बदलने के लिए कैलकुलेशन कर ली, तो 140% आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी ग्राफ नहीं दिया गया है तो इसको भी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कैलकुलेशन है, और इस टाइप की जो भी कैलकुलेशन होती है उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके लगभग में मान ले लेते हैं। जैसे 3599.9 है तो हम लोग इसको 3600 मान लेंगे, भाग 8.9 है तो इसको हम लोग 9 मान लेंगे, 74.98 है तो इसको हम लोग 75 मान लेंगे, ऑफ 799 है तो इसको हम लोग 800 मान लेंगे। क्योंकि अगर आप लोग पॉइंट में कैलकुलेशन करेंगे काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग जो है नियर अबाउट वैल्यूज़ को ले लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग भाग को हल करते हैं, तो 3600/9 प्लस 75, ऑफ का मतलब हो जाता है यहाँ पे 75% होगा, 75/100% को हटाएंगे, ऑफ का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से डिवाइड किया तो ये 4 बार में गया, तो ये हो गया हम लोगों का 400 प्लस 75 गुणे 8, 8 पंचे 40, 8 7 56, 4 60, तो हम लोगों का आ गया 1000, जो कि हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग लगभग में वैल्यू को ले लेते हैं। जैसे 3599.98 है जो लगभग 3600 है, 8.92 लगभग 9 है, और 74.98 लगभग 75 है, और 799.92 लगभग 800 है। सारी वैल्यूज को हम लोगों ने रख के कैलकुलेशन कर लिया, 1000 हम लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों से महत्तम समावर्तक यानी कि HCF पूछ रहा है। तो HCF निकालने के लिए क्या होता है कि हम लोग जो है इसको दशमलव हटा के भिन्न में बदल लेंगे। इसी तरीके से इसको दशमलव हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 अंक है तो 2 जीरो। इसी तरीके से इसमें भी पॉइंट हटाएंगे और दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 जीरो। अब ये हम लोगों की भिन्न बन गई 42/100, 14/100, 35/100। अब भिन्न का जो फार्मूला होता है भिन्न का मासा निकालने का, तो अंशों का मासा निकालते हैं, अंश का जो है हम लोग मासा निकालते हैं यानी HCF, और हर का निकालते हैं लासा, और दोनों का जो अनुपात होता है वो हम लोगों का आ जाता है HCF। तो भिन्नों का जो महत्तम समावर्तक होता है तो वो अंशों का मासा बटे हर का लासा। तो अंश का मासा यानी 42, 14 और 35 का मासा, तो 42 के गुणनखंड कर देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे 2 तिया 6, 7 42। इसी तरीके से 14 के करेंगे तो 2 गुणे 7। इसी तरीके से 35 के करेंगे तो 5 गुणे 7। अब HCF का मतलब होता है जो कॉमन मिल रहा हो, तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। तो जो हम लोगों का मासा आ जाएगा ऊपर अंश का वो 7 आ जाएगा। फिर लासा निकालते हैं 100, 100, 100। लासा जो है हम लोगों का 100 ही आ जाएगा क्योंकि हर जगह 100 है, तो 7/100 ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। दशमलव में चेंज कर देंगे तो 0.07 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.07 हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जब भी हम लोगों का महत्तम समावर्तक भिन्न का निकालना होगा तो अंशों का मासा बटे हर का लासा। अंश 42, 14 और 35 का मासा आ गया 7 और 100, 100, 100 का लासा आ गया 100, डिवाइड कर दिया 0.07, हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 3645 है। आगे कह रहा है कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त 27 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम लोग मान लेते हैं संख्याएं हमारी जो हैं वो 27x और 27y होंगी। हम लोगों ने क्योंकि मान लिया यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं संख्याएं जो हमारे x और y हैं। मासा जो दे रखा है वो 27 है, यानी कि 27x और 27y हो जाएगी। अब हमारी एक संख्या 27x है, दूसरी 27y है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 3645 है, यानी 27x गुणे 27y बराबर 3645। तो अब हम लोग यहाँ से 27, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं x इंटू वाई बराबर 3645 बटे 27 गुणे 27। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 5, यानी x y की वैल्यू आ जाएगी 5। जब हम लोगों को x और y की वैल्यू 5 पता चल गई, यानी जो एक या तो 1 और 5 की मल्टीप्लिकेशन 5 होगी या 5 और 1 की होगी, तो इन दोनों में x की वैल्यू 1 हो सकती है या x की वैल्यू 5 हो सकती है, y की वैल्यू 5 हो सकती है, तो y की वैल्यू 1 हो सकती है, या तो 1 और 5 हो सकती है या 5 और 1 हो सकती है। तो अब हम लोग संख्या निकाल लेंगे। संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हम लोगों को पता चल गया x की वैल्यू 1 है, तो हमारी एक संख्या क्या हो जाएगी 27 गुणे 1 27। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 गुणे 5, क्योंकि 27y की वैल्यू हम लोगों ने 5 ली, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 135। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आप इस वैल्यू को रख लें तो 27 गुणे 5 यानी एक संख्या हमारी हो जाएगी 135, 27 गुणे 1 तो एक संख्या हमारी हो जाएगी 27। तो आंसर हम लोगों का जो आएगा वो सेम आएगा, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हम लोग संख्या मान लेते हैं x y, तो महत्तम समावर्तक 27 दिया था, तो संख्या हमारी हो गई 27x और 27y। तो 27x गुणे 27y के जो गुणनफल है वो 3645 दिया गया है, तो x y हम लोगों ने निकाल लिया 5 आ गया। अब x की वैल्यू 1 हो सकती है तो y की 5 होगी, या x की 5 हो सकती है तो y की 1 होगी, सेम बात है। तो हम लोग यहाँ से 27 गुणे 1 करके एक संख्या निकाल ली 27, 27 गुणे 5 करके दूसरी संख्या निकाल ली 135। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है सुखी और दिलजीत की वर्तमान आयु क्रमशः 6:7 के अनुपात में है। फिर 2 वर्षों बाद दिलजीत की और गुरु की आयु का क्रमशः 11:8 अनुपात है। गुरु की वर्तमान आयु ज्ञात करें यदि सुखी और दिलजीत और गुरु की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सुखी की मान लेते हैं आयु 6x और दिलजीत की वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 7x, क्योंकि हम लोगों को अनुपात 6-7 दे रखा था, तो 6x और 7x हो गई।
अब आगे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद दिलजीत और गुरु की आयु क्रमशः, गुरु की हम लोगों को पता नहीं तो गुरु की हम लोग मान लेते हैं y। तो एक की सुखी की 6x हो गई, दिलजीत की 7x हो गई और गुरु की y हो गई। वर्तमान आयु ये हम लोगों ने मानी है। अब कह रहा है 2 वर्ष बाद दिलजीत और गुरु की आयु क्रमशः 11:8 हो जाती है। तो 2 वर्ष बाद दिलजीत की अभी 7x है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 7x + 2, और गुरु की अभी y है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी y + 2, और अनुपात हमारा हो जाता है 11:8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 सत्ते 56x हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा बराबर 11y हो जाएगा प्लस 22 हो जाएगा। अब हम लोग y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 56x + 16 - 22 बराबर 11y। तो 56x - 6 बराबर 11y। तो y बराबर 56x - 6/11। तो ये हम लोगों को पता चल गई, गुरु की आई x पदों में 56x - 6/11 आ गई। अब हम लोगों से कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का जो औसत है वो 36 है, यानी कि औसत का मतलब हम लोगों ने बात की थी कि तीनों का टोटल बटे नंबर बराबर औसत। तो औसत हम लोगों को दिया है 36। तो पहली जो आयु है 6x है, दूसरी 7x है और तीसरी हम लोगों ने कितनी निकाली 56x - 6/11, और इन तीनों का जो 3 से डिवाइड करेंगे तो जो औसत हम लोगों का दिया है क्वेश्चन में वो 36 है। तो ये हम लोगों की यहाँ से इक्वेशन बन गई। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये अपॉन में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और तो ये हम लोगों का बन गया 6x + 7x + 56x - 6/11 बराबर 36 × 3। ये यहाँ से हम लोगों का ये इक्वेशन बन गई। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं तो 66x + 77x + 56x - 6/11 बराबर 36 × 3। अब इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पे आ जाएगा 199x - 6 बराबर 36 × 3 × 11। तो ये हम लोगों का आ जाएगा 199x बराबर 199x - 6 बराबर 1194। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने सुखी की आयु मानी 6x, दिलजीत की मानी 7x, गुरु की मानी y। तो अब कह रहा है 2 वर्ष बाद, तो दिलजीत में हम लोगों ने 2 को ऐड किया, गुरु में हम लोगों ने 2 को ऐड किया, तो अनुपात जो है 11/8 का हो जाता है। तो हम लोगों ने गुरु की आयु निकाल ली, तो गुरु की आयु आई 56x - 6/11। अब कह रहा है तीनों का औसत जो है वो 36 है, तो तीनों को हम लोगों ने ऐड किया 6x + 7x + 56x - 11 और 3 से डिवाइड किया तो औसत हम लोगों को पता चल गया 36, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। 3 इधर डिवाइड में था तो इधर आया तो मल्टीप्लाई में चला गया, तो 6x + 7x + 56x - 6/11 बराबर 36 × 3 हो गया। एलसीएम ले लिया तो 66x + 77x + 56x - 6/11 बराबर 36 × 3 हो गया। तो 199x - 6 बराबर 36 × 3 × 11 हो गया। तो 199x - 6 बराबर 1194 हम लोगों को, सॉरी यहाँ पे जो मल्टीप्लाई आएगी वो आपकी 1188 आएगी। तो 199x - 6 बराबर 1188 पता चल गया। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 199x, जो हम लोगों की लास्ट इक्वेशन बनी थी वो हम लोगों की बनी थी 199x - 6 बराबर 1188। तो 199x बराबर 1188 + 6, तो 199x बराबर 1194। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1194/199। तो x की वैल्यू हम लोगों को पता चल गई 6। जब हम लोगों को x की वैल्यू पता चल गई तो हम लोगों से गुरु की वर्तमान आयु पूछ रहा था। तो जो गुरु की हम लोगों ने आयु निकाली थी वो हम लोगों ने निकाली थी 56x - 6/11। तो 56x - 6/11। अब हम लोगों को x की वैल्यू पता चल गई तो x की वैल्यू को पुट कर देंगे, 56 × 6 - 6/11। 56 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 336 - 6/11। अब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 330/11। डिवाइड करेंगे तो 30 वर्ष हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें माना कि सुखी और दिलजीत की जो वर्तमान आयु है वो 6x और 7x है, और गुरु की वर्तमान आयु हम लोगों ने मान ली y है। फिर कह रहा था कि 2 वर्षों बाद
दिलजीत और गुरु की आयु का अनुपात जो है क्रमशः 11:8 हो जाता है। तो हम लोगों ने 7x में 2 ऐड किया और y में 2 ऐड किया और 11/8 कर दिया। फिर हम लोगों ने सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू हम लोगों की आई 56x - 6/11। फिर अब हमें तीनों की आयु पता चल गई और तीनों का औसत हम लोगों को क्वेश्चन में 36 दिया था। तो हम लोगों ने 6x 7x और 56x - 6/11 को ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, बराबर 36 रख दिया। तो हम लोगों ने वहाँ से निकाल ली x की वैल्यू 6 आ गई। जब x की वैल्यू 6 पता चल गई, गुरु की आयु पूछ रहा था, तो गुरु की आयु आई थी 56x - 6/11। x की वैल्यू रख दी तो 336 - 6/11 330/11, यानी कि 30 वर्ष जो है वो आ गई गुरु की आयु। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हम लोगों से कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में, एक आदमी कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहले 160 किलोमीटर, फिर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 70 किलोमीटर, फिर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगले 240 किलोमीटर चलाता है। कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत गति के लिए हम लोगों ने बात की थी, औसत गति या औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो सबसे पहले हम लोग कुल दूरी निकाल लेते हैं। पहले उसने कितनी चली, 160 किलोमीटर चली, फिर उसने कितनी चली, 70 चली, और उसके बाद उसने कितनी चली, 240 चली। अब जब 160 चल रहा है तो समय हम लोग निकाल लेते हैं t1। तो 160 समय बराबर दूरी बटे चाल, कितनी स्पीड थी, 120 थी। ऐसे t2 निकाल लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 70/56। ऐसे t3 निकाल लेते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 240/180। और इसको हम लोग मान लेते हैं d1, d2 और d3। जो हम लोगों को तीनों दूरी हैं वो d1, d2, d3 हैं, और तीनों समय जो हैं वो t1, t2 और t3 हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल का यूज करके हम लोगों ने निकाला। अब औसत गति का फार्मूला क्या होता है, औसत गति कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या है, d1 प्लस d2 प्लस d3। कुल समय क्या है, t1 प्लस t2 प्लस t3। सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे, 160 प्लस 70 प्लस 240 बटे, इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 4 चक्कू 16, 4 तिया 12, यानी 4/3। 7 से डिवाइड किया, 7 7 70, 7 8 56, 2 5 10, 2 चक्कू 8, यानी 5/4। इसको डिवाइड किया तो 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 4/3। अब 3 4 3 का एलसीएम हम लोग ले लेंगे नीचे, तो 3 4 3 का एलसीएम हो गया 12। तो 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16। तो 16, 15 और 16 बना, और ऊपर हम लोगों का बना 160, 70 और यहाँ पर 240 है। तो 160, 70 और 240 को हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हम लोगों का ये बन जाएगा 470। तो ये हम लोगों का 470 बन गया। अब नीचे हम लोग ऐड करते हैं, तो नीचे ये 470 बटे 16, 16 32, 5 37, 10 47 हो गया, बटे 12 हो गया। अब बटे का बटा ऊपर चला जाता है, इसलिए 470 गुणे 12 बटे 47। तो 47 से 470 काटा, 10 बार में गया, तो हम लोगों की औसत चाल आ गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सबसे पहले हम लोगों को d1 पता था 160, d2 पता था 70, d3 पता था 240 किलोमीटर। t1 हम लोगों ने निकाल लिया, समय बराबर दूरी बटे चाल से 160 बटे 120 कर दिया। t2 ऐसे निकाल लिया, ऐसे ही t3 निकाल लिया। औसत गति कुल दूरी बटे कुल समय होता है, d1 प्लस d2 प्लस d3 बटे t1 प्लस t2 प्लस t3 होता है। तो इसको हम लोगों ने रख दिया, कैलकुलेशन कर लिए, एलसीएम लेके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो 470 बटे 47 बटे 12 आ गया, बटे का बटा ऊपर चला जाता है, तो 470 गुणे 12 बटे 47 हो गया, कैंसिल किया तो 10 गुणे 12 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोगों से कह रहा है कि मीना, शीना और रीता 3 मित्र हैं और उनकी आयु a+4। मीना की जो आयु है वो a+4, शीना की जो आयु है a-4 और रीता की जो आयु है वो a-8 है, और तीनों की औसत आयु 24 वर्ष है। फिर से वही चीज़ आ गई कि औसत आयु मतलब कुल आयु a+4 प्लस a-4 प्लस यहाँ पे कह रहा है कि मीना और शीना, यानी केवल मीना और शीना को ऐड करेंगे तो a+4 प्लस a-4। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। औसत आयु कितनी है, 24 है, तो 4 से 4 कैंसिल, 2a/2 = 24, 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर 24 आ गया।
जब ए हमको 24 पता चल गया तो रीता की वर्तमान आयु पूछ रहा था, तो रीता की आयु कितनी है, A-8 यानी 24-8 यानी कि 16 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। मीना, सीना और रीता की हम लोगों को दे रखी थी A+4, A-4, A-8। मीना और शीना का औसत दे रखा था 24, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके 24 के बराबर रख दिया, तो ए की वैल्यू 24 आ गई। जब ए का मान 24 पता चल गया तो रीता का पूछ रहा था, रीता की जो वैल्यू थी वो A-8 थी, यानी 24-8, तो 16 वर्ष हम लोगों का आंसर हो गया। तो ये थी आज की हम लोगों की शिफ्ट 30 मार्च 2022 की सेकेंड शिफ्ट। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड शिफ्ट के बारे में। और थर्ड शिफ्ट के बाद आप लोगों के जितने भी 2022 में DOE के एग्ज़ाम हुए थे उसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड शिफ्ट करने के बाद हम लोग MCD पर आएंगे और MCD में जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।